तो आप ठीक कहाँ है। से बिलोंग है, इब्तिदाई तालीम कैसे की, इस फील्ड में कैसे आए? तो कौन सी सर्टिफिकेशन है जिनकी डिमांड्स है? हमने तो एक दो नाम सुना है, लेकिन ज़रा आप इस फील्ड में सारी ज़िंदगी है, कौन सी सर्टिफिकेशन होती है जिसकी ज़्यादा डिमांड है? कोई स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट्स है, क्या है उसका ड्यूरेशन, क्या है उनका, कास्ट क्या आता है? इस पे ज़रा हमारे उनको एजुकेट कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोगों ने अक्सर अखबारों में देखा होगा, नेशनल प्रेस में आ जाता है, टीवी वगैरह पे, एक्सीडेंटल जो इंडस्ट्री के एक्सीडेंट्स है, मज़दूरों की जो है ना, बॉयलर फट गया गुजरांवाला की किसी फैक्ट्री में, बलूचिस्तान के जो है ना माइनिंग में 10 मजदूर दब गए शांगला के, और इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात डेली हम देखते हैं। एक डेटा के मुताबिक अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में भी हर 1 लाख मज़दूरों में से 3-4 मज़दूर इसी जो हमको सेफ्टी और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑक्यूपेशनल वर्क के जो रिक्वायरमेंट है उसकी गफलत की वजह से मौत में चले जाते हैं। पाकिस्तान में ये रेट तकरीबन 44 पर लाख है। अब काफ़ी सारे, मैं भी इस इन्वायरमेंट की फील्ड में रहा हूँ, सारे ज़माना इन्वायरमेंट के स्टूडेंट आते हैं, और मैंने कहा कहीं हेल्थ एंड सेफ्टी का सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता। बाहर के मुल्कों में बड़ा डिमांड होता है। अक्सर इन्वायरमेंट के स्टूडेंट जब बाहर जाते हैं कहते हैं जी आप निबोश करें तो तब जॉब मिलेगी। तो मैं कहता हूँ यार, निबोश और ये सर्टिफिकेशन अगर इतनी ज़रूरी है तो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को डिग्रियाँ देती है BS MS की, तो वो इन चीज़ों का एहतमाम क्यों नहीं करते कि भाई मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है। अब ज़ाहिर है मैं इस चीज़ पे ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मेरी अपनी एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को फर्दर शेयर कर लूँ लोगों के साथ, आपके साथ। आप भी फिर अपने कमेंट्स में हमें फर्दर राय दे सकते हैं। नईम अहमद सुबहानी साहब हैं, एक्सपर्ट है, उनसे हम पूछेंगे। मेरे उनसे 5-10 साल पहले एक शनासाई हुई और अपनी फील्ड में पाकिस्तान में माहिर है। तो आज हमने उसके साथ एक नसीहत की है कि जी देखिए हम इस सब्जेक्ट पे एजुकेट कर ले, मुझे भी कर ले, आपको भी कर ले, स्टूडेंट्स कम्युनिटी को करे, इंडस्ट्री को करेंगे। सुहेल साहब वेलकम। सुबहानी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो बिफोर गोइंग टू दी टफ क्वेश्चन आंसर, जरा अपना तारुफ कराए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जी। इब्तिदाई तालीम कहाँ पे हुई, आप इस फील्ड में कैसे आए? ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। मेरे लिए बड़ी बाइस इज़्ज़त है, और मुझे खुशी होती है कि मैं अपनी जो जो कुछ मैंने सीखा हुआ है वो लोगों के साथ शेयर करूं। जी। तो आपके प्लेटफॉर्म से जितने लोग भी हैं वो इस चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे, और ये पैगाम बहुत आगे तक जाएगा इंशाअल्लाह। इसको हम सबसे पहले तो मैं इसकी आगाज़ अपनी ज़ाती तारुफ जाती तारुफ कराए, चले, लोगों ज़ाती को तारुफ पता ठीक है, चले, ठीक देखे है, ये कि ठीक हमारे है, मुल्क में जो चंद अनमोल ठीक है, लोग हैं उनका लोगों को पता, तो आप ठीक कहाँ है। से बिलोंग है, इब्तिदाई बिल्कुल ठीक, तालीम कैसे बिल्कुल की, ठीक। इस फील्ड में कैसे आए? ठीक है, मैं इस्लामाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी स्कूलिंग से लेकर आगे तक जो है वो यूनिवर्सिटी और जॉब मोस्टली वो इस्लामाबाद से ही रहीं, जी। और यहीं से मैं आगे ऑपरेट करता रहा। तो ये कि मेरा एक मुतवसत फैमिली से ताल्लुक़ है, वाले साहब जॉब में थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन यही थी कि पढ़ेंगे आगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैंने फिर मास्टर्स किया, और फिर ऑयल इंडस्ट्री में मैं एंटर हो गया था 88 में, और उसमें फिर मैंने एमबीए भी किया। और फिर इनिशियल फेज़ जो था मेरा था वो ऑयल इंडस्ट्री के प्लांट ऑपरेशन और वेल ऑपरेशन था। तो वो ऑपरेशंस में रहा मैं, लेकिन फिर मेरी चूँकि एक विज़न थी सेफ्टी, और मैं इस पे बात करता था अपनी कंपनी में। किस कंपनी से आपने पहली इब्तिदा कंपनी की जो थी? थी वो ऑक्सीडेंटल थी, जो अमेरिकन कंपनी थी। अच्छा। और उनके यहाँ 1988 में ही एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसे पाइपर अल्फा डिज़ास्टर कहते हैं, नॉर्थ सी में, आयरलैंड के सॉरी स्कॉटलैंड के आगे समंदर है, उनमें एक ऑफशोर रिग में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 160 या 166 कुछ इतने लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद से ऑक्सीडेंटल में बहुत ज़्यादा सेफ्टी का एक शोर शराबा था। फिर मैंने जब नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन की, पाकिस्तान ऑयल फील्ड,
वहाँ पे मुझे चांस दिया, मेरे जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने कहा कि आप सेफ्टी को टेक ओवर कर लें क्योंकि आपकी विजन सेफ्टी में बहुत क्लियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और फिर क्वालिफिकेशंस में लेता गया। कंपनी ने भी मुझे बहुत फंड किया। मेरी यूके से मैंने क्वालिफाई किया। फिर एक और इनिशिएटिव था जो मैंने सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल यूएस से किया जाके, ये मेरा अपना पर्सनल इनिशिएटिव था। वो किया। इसके अलावा बेशुमार ऐसी क्वालिफिकेशंस जो रेयर थी उस ज़माने में, वो मैं करता रहा और अब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जाता रहा। मल्टीनेशनल में काम किया मैंने मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में। तो उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, सीखने का भी मौका मिला और उस चैलेंज की वजह से मैंने अपने आप को भी इम्प्रूव किया, अपग्रेड किया ताकि मैं उस इंडस्ट्री में रह सकूं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से बड़ा और स्ट्रॉन्ग आपका बैकग्राउंड मेरा लास्ट है। जो कैरियर का जॉब था वो कुवैत पेट्रोलियम के जी, साथ था? कुवैत पेट्रोलियम से, और उसके बाद फिर मैंने जो है पिछले 5 साल में अपनी इंडिपेंडेंट वो काम कंसल्टेंसी करते हैं? सेफ्टी कंसल्ट के नाम से अपनी कंसल्टेंसी में कर रहा हूँ अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुभानी जानते हैं। साहब ये बताएं, एक तो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन होती है कि जी बीएस किया इन्वायरमेंट में या इंजीनियरिंग में किया या किसी भी फील्ड में आपने किया। ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी है और हम अक्सर सुनते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तो ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल इदारे यहाँ काम करते हूँ या बाहर अक्सर लोग हमारे यंगस्टर जाते हैं गल्फ वगैरह जी। में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो कौन सी सर्टिफिकेशन है जिनकी डिमांड्स है? हमने तो एक दो नाम सुना है, लेकिन ज़ाहिर आप इस फील्ड में सारी ज़िंदगी है, कौन सी सर्टिफिकेशन होती है जिसकी ज़्यादा डिमांड है? कोई स्पेशलाइज सर्टिफिकेट्स है, क्या है उसका ड्यूरेशन, क्या है उनका, कास्ट क्या आता है? इस पे ज़रा हमारे उनको एजुकेट कर लें। ठीक है, इसमें 2 स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, एक ब्रिटिश है और एक यूएस है। जी। तो इसमें मेरी तो हमेशा लोगों को यानी मशवरा ये होता है कि यूएस क्वालिफ़िकेशन पे जाएँ। यूएस क्वालिफ़िकेशंस बेहतर हैं, वो आपको टफ़ टाइम देती हैं एग्ज़ाम पास करने में और सीखने का मौका मिलता है। जी। जबकि ब्रिटिश क्वालिफ़िकेशंस बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने यहाँ का सिस्टम वो रटा मारने वाला सीखा, पढ़ा पढ़ा और उसके बाद वही का वही रिप्रोड्यूस कर दिया। अच्छा। उसमें लर्निंग कम होती है। लेकिन दोनों तो क्वालिफिकेशन नॉलेज, दोनों नॉलेज तो इल्म तो दोनों में मिल जाता है, नॉलेज मिल अच्छा, जाता तो है, ब्रिटिश में सर्टिफिकेशन भी क्या है। क्वालिफिकेशन है, यूएस में क्या है? जी, ब्रिटिश में जो निबॉश आपने जिस तरह नाम लिया ये अच्छा। क्वालिफिकेशन है, आयोश है एक क्वालिफिकेशन है। मैंने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से डिप्लोमा किया था यूके में जाके, वहीं से पढ़ के किया था, वो भी एक क्वालिफिकेशन है। हम्म। तो यूके की अपनी क्वालिफिकेशन है जो डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आप जा रहे हैं, किस कंपनी में उनके यहाँ मैनेजमेंट किस तरह देखती है। तो कुछ लोग चलिए जो सर, यूएस पहले 22 पहले इसको में। देखते हैं, जो ब्रिटिश जी। क्वालिफिकेशन है निबोश वगैरह, या जी। इसका क्या ड्यूरेशन होता है, कैसे अच्छा। करते हैं आप? जी। प्राइवेट सीखते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं, एग्जाम, उसका ठीक। कास्ट, उसके जरा। ठीक। अच्छा, निबॉश जो है वो बिल्कुल बेसिक एग्ज़ाम है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, बेसिक सर्टिफ़िकेशन है जो कोई भी शायद कॉलेज ग्रेजुएट बहुत आराम से कर सकता है। सिर्फ़ ये कि इंग्लिश की लैंग्वेज का थोड़ा-सा होता है जो कॉलेज लेवल के ऊपर अच्छी तरह समझ आती है, स्कूल लेवल पे करना मुश्किल होता है। हालाँकि अगर स्कूल लेवल पर भी अगर किसी की इंग्लिश बेहतर है तो वो उसको क्वालीफ़ाई कर सकता है और उसमें आजकल जो सिस्टम चल रहा है उसमें 15 दिन की शायद क्लासेस होती हैं। अब तो फिजिकल क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस लेकर और फिर वो एग्ज़ाम का एक सिस्टम है जिसमें फ़ीस जमा करानी पड़ती है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाते हैं। तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि वो इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, यानी ये नहीं कह सकते ब्रिटिश कि स्टैंडर्ड में निबोश के बाद फिर कोई नेक्स्ट भी वो है निबॉश स्पेशल है? में एक बेसिक सर्टिफिकेशन है, एक डिप्लोमा लेवल है। अच्छा। उसमें जी, वो उससे अबव लेवल होता है। हम्म। वो भी एक अबव लेवल है, यानी उसमें भी सीखने का मौका मिलता है। आयुष का एक सिस्टम है जो उसमें भी तीन तीन चार लेवल हैं जो सर्टिफिकेशंस के हैं। तो वो तो जब आप सिस्टम में एंटर होते हैं तो आप सीख जाते हैं। अच्छा। कोई फिजिकल उसमें क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि यही ऑनलाइन ही हो जाती है और जो जिसमें समझ हमारा में आ जाता है मटेरियल। अमेरिकन सिस्टम है उसमें क्या है? वो भी अमेरिकन स्टार्ट कहाँ से सिस्टम देते हैं भी, वहां पे हम? अमेरिकन सिस्टम में हर चीज़ 2 लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, एक बेसिक एग्ज़ाम और एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम। हम्म। तो उसको फंडामेंटल एग्ज़ाम करते हैं। तो फायर में भी इसी तरह 2 स्टेज के एग्ज़ाम हैं, सेफ्टी में भी 2 स्टेज के एग्ज़ाम हैं, एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल और सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, ये है। तो सस्टेनेबिलिटी में भी इस तरह से 2 लेवल हैं उनके, एक बेसिक है और एक एडवांस्ड है। तो इस तरह से एग्ज़ाम चलते हैं वो। लेकिन ये कि यूएस का एग्ज़ाम इज़ ट्रिकी और बिट डिफ़िकल्ट। उसमें लैंग्वेज का भी इशू है कि हम चूँकि ब्रिटिश लैंग्वेज को देखते हैं तो अमेरिकन लैंग्वेज में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका पूछने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। हम्म। एनीवे वो तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं, नॉलेज दोनों में है। तो ये तो बेसिक सर्टिफिकेशंस हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशंस में जहाँ ये होने चाहिए सर्टिफिकेशन, वहाँ उस लेवल पे नहीं है और ना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है। क्योंकि मुझे तो जहाँ तक मालूम है किसी भी यूनिवर्सिटी में न इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है न मालूमात दी जाती है, हालांकि इजीली एक दो तीन क्रेडिट आवर का वो रख के जी कि जिस तरह आपने बताया ब्रिटिश सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम है, बेसिक डिप्लोमा है, तो हमारे जो इंजीनियर्स है, हमारे जो साइंटिस्ट है, वो बड़े इजीली compete कर सकते हैं। आगे अगर किसी का शौक है तो फर्दर जाके मास्टर करे, जो भी इसमें करता जी। है। ये तो अ, अब स्टेट के लेवल के ऊपर या हायर एजुकेशन कमीशन है उनके लेवल के ऊपर ये देखा जाना चाहिए कि इस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम अगर इसको उसमें मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से देखें, अगर हम दीनी लिहाज से भी देखें तो कुरान में जिक्र है ना कि किसी इंसानियत एक इंसान को जान बचा की आपने जान बचाई तो गोया इंसानियत की जान बचा ली। एक बहुत बड़ा मैसेज है कुरान का कि एक सेफ्टी जो है ये एक बेसिक सब्जेक्ट है जो हर आदमी को आना चाहिए। यूरोप और अमेरिका में बच्चों को स्कूल लेवल पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, फायर का, फर्स्ट एड का, रोड क्रॉसिंग का, ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं ताकि वेस्ट मैनेजमेंट का कि वो गार्बेज नहीं फेंकेंगे। तो बच्चों का माइंड सेट जो है ना वो बन जाता है, फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी इस सब्जेक्ट को लेके चला जाता है, बल्कि पीएचडीज़ तक चल रहे हैं। पाकिस्तान में अभी ग्रेजुएट लेवल के ऊपर भी इंजीनियर्स जो है वो निकल रहे हैं, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, लेकिन इस बेसिक सुभान साहब, सब्जेक्ट के हेल्थ बारे में एंड कुछ नहीं। सेफ्टी का मैं जो समझता हूँ ना, एक तो वो रोल है कि जी अखलाकी तौर पर, अखलाकी के अलावा भी ये है कि देखिए मजदूर इंजीनियर जो भी हम सब रिज़्क की तलाश में होते हैं, जी और किसी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, किसी ऑक्यूपेशन, अगर आप देखें ना, आपने भी सारी उम्र इस फील्ड में गुजारी, हमने भी देखा, आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, सारे वर्कर्स हमारे यहाँ विदाउट एनी प्रोटेक्टिव वो करते हैं मेजर के। इतना हाई डस्ट लेवल होता है बाज चेक बोर्ड इंडस्ट्रीज में या दूसरे में, कि वो मजदूर अगर आप उनकी हिस्ट्री ले, आई एम श्योर कि उनमें से जो है ना मेजॉरिटी लंग कैंसर और उसकी वजह से, जहाँ पे फिर बजाय कि घर वालों को जरिया माश बने, वो घर पे बोझ बन जाते हैं। इसी तरह आप स्टील इंडस्ट्री में जाए, वर्कर्स जो है ना वो एक्सपोज होते हैं हाई हीट पे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रोटेशनल आप दी उस पे कि जी यहाँ पे मजदूर एक्स्ट्रा हीट को एक्सपोज है तो इनको रोटेट कर ले। कहीं पे बहुत बड़ा शोर को एक्सपोज होते हैं, मजदूर बहरे हो जाते हैं। जी कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉक होता है, कहीं पे जो है ना वेव्स आपकी आती हैं। तो इन सब की दोनों तरफ आपके क्या ख्याल है? एक तो मजदूर इंजीनियर जो कि अपने बच्चों के लिए रिज़्क तलाश करता है, इन्हीं वजूहात पे बच्चों पे जाके बोझ बन जाता है। दूसरा इंडस्ट्री को, या जो आपका जो भी, और दूसरा माइनिंग है या ऑयल, उनको भी बहुत बड़े नुकसानात होते हैं बाज़ औक़ात मामूली गलती की वजह से। आपको रिसेंटली में, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेते, बहुत सी गफलत से वहां पे आग लग जाती है और पूरा की पूरा प्लांट जल जाता है, उसमें जी। लोग भी जल जाते हैं, उनकी मशीनरी भी। तो क्या मैसेज देंगे आप उन इदारों को, खासकर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ जहाँ पे इस चीज़ को हम नहीं लेते सीरियस इतना। इंटरनेशनल तो जो भी है, जहाँ पे आपने काम किया हो तो इंटरनेशनल इदारे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हम इंडस्ट्री है, जिस तरह मैंने माइनिंग का जिक्र किया कि जी हर दूसरे रोज वहाँ पे जो है कि इतने मजदूर आपका दब गए वगैरह, तो क्या मैसेज देंगे आप उसको? देखिए, इसमें 2 रुख से हम चीज़ को देखेंगे। एक होती है मुल्क की इकॉनमी और दूसरा सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर वर्कफोर्स। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी इकॉनमी जो है अभी बहुत लो लेवल पे है, जहाँ पे जो लेबर फोर्स की सप्लाई एंड डिमांड का इशू है वो कहीं भी कमी नहीं है। यानी किसी की डेथ हो जाती है तो 4 लोग और खड़े हुए हैं कि जी हम काम करने के लिए तैयार हैं, सही, उसी रिस्क में। सही। लोगों की एजुकेशन नहीं है, लोगों को उसका पता नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। और स्टेट ने जो लॉज बनाए हुए हैं, अगर वो हैं, बहुत सारी चीज़ों में लॉज बने हुए हैं और बन भी रहे हैं, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट उस तरह नहीं है जो होनी चाहिए। या उन इदारों की कैपेसिटी नहीं है, उन इदारों को के वसाइल नहीं हैं, लोग नहीं हैं उनके पास कि वो पूरी इंडस्ट्री को कवर कर सकें, एजुकेट कर सकें। तो एक बहुत बड़ा गैप जो है वो स्टेट के ज़िम्मे है कि उन्होंने इंडस्ट्री को एजुकेट करना है, लॉज को इन्फोर्स करना है। और जिस वक्त इकॉनमी हमारी आगे चलेगी, जो जो इकॉनमी ग्रो करेगी, उस वक्त फिर स्केर्सिटी होगी, वर्कर्स की जब कमी होगी तो लोग ढूंढ रहे होंगे अच्छे वर्कर्स कहाँ से आएंगे। और यही बात सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए कि सेफ्टी प्रोफेशनल्स हर इंडस्ट्री में चाहिए होंगे, हर जगह पे आपको चाहिए होंगे ताकि काम को सेफली किया जा सके। और उसके लिए अभी कोई सोच नहीं है स्टेट की कि इस इंडस्ट्रियल वक्त, सॉरी मैंने आपकी बात जी को जी काट रहा हूँ, जी इस वक्त क्या हमारे पास लॉज हैं? एक तो हम इन्वायरमेंट में हम सारी उम्र रहे कि जी वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में हम एक कंडीशन डाल देते कि जी आप हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटेक्शन वो कर ले या आप इमिशन कर ले।
फिर एक लेबर लॉज है जहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा तरजीह उसकी जो सोशल सिक्योरिटी की जी और रजिस्टर्ड है या नहीं। यस यस ये जो बात है बैंक की वर्क प्लेस इन्वायरमेंट की जो बात है उसको मेरे ख्याल में इट्स जस्ट निगलेक्टेड। तो कौन बिल्कुल। से लाज है और मजदूर या काम वालों की क्या हकूक है? देखिए जो लॉज हैं वो एक तो स्कैटर्ड हैं, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड लॉ होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का एक ही लॉ होता है। यूके में भी एक लॉ है, अमेरिका में भी एक लॉ है, वो सब चीज़ों को कवर करता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्री का लॉ अलग है, माइन का लॉ अलग है, फायर का लॉ अलग है, एक्सप्लोजिव का लॉ अलग है, फलाने का लॉ अलग है, इसलिए वो सब स्कैटर्ड हैं, कंसोलिडेटेड नहीं है। उन सब की एफर्ट जो है वो अलग अलग हो रही हैं और ज़ाया हो रही हैं। उन सबको कंसोलिडेट होने की ज़रूरत है ताकि एक तो प्लेटफॉर्म आप पे। सजेस्ट करते हैं कि एक ही लॉ हो हेल्थ एंड सेफ्टी पे जो अक्रॉस द बोर्ड? बिल्कुल, अब हो रहे हैं, ये अच्छा अभी आ रहे हैं, और ये आईएलओ का जो इनिशिएटिव है, आईएलओ भी यही चाह रही है कि नेशनल लेवल पे ऊपर होना चाहिए। जी। एक जो अभी हमारा। मैंने आज ही बल्कि पढ़ा कि जी 2024 में वेरी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो ILO का 155 कन्वेंशन है उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो इस पे जरा बताएं ना कि क्या है। जी, इसमें ये था कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हर मुल्क में दुनिया के हम्म, वो हेल्थ एंड सेफ्टी की लेजिस्लेशन उसी तरह हो, जिस तरह आपने कहा वर्कर्स की हेल्थ ख़राब हो रही है, वर्कर्स के साथ ज़्यादती हो रही है, वो अनसेफ काम कर रहे हैं, तो फिर वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी कि कोई भी वर्कर जो है ना वो अनप्रोटेक्टेड ना हो, उसकी हेल्थ मैनेजमेंट हो रही हो, सर्वेलेंस हो रही हो। तो उसके लिए ये जो स्टैंडर्ड या जो रेटिफिकेशन होगी आईएलओ की, तो उस और उसके अगेंस्ट फिर ये है कि फेडरल लेवल के ऊपर कुछ चीज़ें बनेंगी। ये जो हमारी अमेंडमेंट हुई थी ना, जिसने सूबों में ये सारी चीज़ें भेज दी थी, और उससे फेडरल ने कहा था ये हमारा काम नहीं है। तो उस 18 अमेंडमेंट के बाद ये मसाइल पैदा हुए हैं कि वो सूबों में चला गया, सूबों की कैपेसिटी नहीं थी, नेशनल लेवल पर उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है। अब आईएलओ मजबूर कर रही है कि स्टेट लेवल पे ये होना चाहिए। वजह ये है कि पूरी दुनिया में स्टेट के लॉज हैं, हम्म। और सारे जो उनके प्रोविंसेस या स्टेट, जैसे यूएस में है, जितनी स्टेट्स हैं वो चाहे जो मर्जी लॉ बना लें, लेकिन फेडरल लॉ के बराबर होना चाहिए उसको। फेडरल लॉ से आगे जा सकते हैं, फेडरल लॉ से नीचे नहीं हो सकते हैं। मतलब स्ट्रेंज कर सकते हैं लेकिन रिलैक्स नहीं जी कर सकते। नहीं, यानी एक स्टैंडर्ड सेट फेडरल ने करना होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हेल्थ एंड सेफ्टी पे जो फेडरल हमारे में कुछ भी नहीं है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो यानी कि वैसे नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसमें भी प्रिंसिपल यही है कि जी जी आप सूबे जो है ना वो बना सकते हैं स्ट्रिंजेंट जी स्टैंडर्ड बट नॉट रिलैक्स्ड। जी बट अनफॉर्चुनेटली कि वहाँ पे भी 18th अमेंडमेंट के बाद वो भी सब्जेक्ट सूबों में चला गया। जी अब अगर जी अभी तक वो वही फेडरल स्टैंडर्ड ही को फॉलो कर दिया, लेकिन लीगली नाउ दे आर फ्री कि वो स्टैंडर्ड को बना सकते हैं अपने। ठीक है। एनीवे हम इसको इतनी अब तक बारीकी में छोड़ तो। देते हैं। जी। कैसे पाया आपने सारी उम्र इस फील्ड में गुजार के एज हेल्थ स्पेशलिस्ट? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस प्रोफेशन? देखें, आप अपने यंगस्टर जी, को मैं तो समझता हूँ कि एक अगर आप इस प्रोफेशन को पैशन बना लें, यानी आप ये इस जज्बे से काम कर रहे हो कि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की जान बच रही हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो रही हो, तो उस पर्सपेक्टिव में यकीनन रिवॉर्डिंग भी है। मिडल ईस्ट में और यूरोप अमेरिका में ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, पाकिस्तान में सिर्फ मल्टीनेशनल्स की हद तक है। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह ये लॉज बन रहे हैं, और अभी रिसेंटली मैं चूँकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में बैठता हूँ, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी कोड बन रहा है। क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी कोड का तस्वुर, हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन का तस्वुर कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल नहीं है। जी क्योंकि जो बिल्कुल इदारे नहीं, हैं बिल्कुल वो नहीं। सिर्फ सिटीज़ में हैं, और वो फैक्ट्रीज एक्ट जो पुराना बना हुआ था वही उनका माइंडसेट है। वो कहते हैं हमें हम शहरों से दूसरे बाहर दिन जाना नहीं है। सोचते हैं कि जी वो मजदूर जो है ना वो उससे गिर गया, जाके जी, मौत तो हो गया, वो उसकी ये हो गई, तो जी लेकिन कई कंसेप्ट ही नहीं है वहां नहीं पे। है। तो इंशाल्लाह ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी कोड फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बन रहा है, और जिस वक्त की गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाएगा, तो इस एरिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों के लिए बन रही होंगी, और इंशाल्लाह हम इसमें आगे ग्रो कर रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक उसमें पोटेंशियल है इसमें कि हम इसको लेके आगे चल सकते हैं इस तरह से। अच्छा, और इस वक्त ज्यादातर डिमांड मिडिल ईस्ट और यूरोप में चल रहा है। जी, अब मिडल ईस्ट में भी है, यूरोप में भी है। अच्छा, इंडस्ट्री भी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। हम्म, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, पहले मैं सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री में समझता था, अब मैं टेक्सटाइल में भी जाता हूँ, माइनिंग में भी जाना होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी, फूड सेक्टर में भी, टेलीकॉम सेक्टर में भी।
सब जगहों पे बातें होती हैं। फिर ये कि जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, एम्प्लॉयर फेडरेशन है, आईएलओ है, वहाँ पे जो लोग आके बातें कर रहे हैं, वो मैं 20 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस लेवल के लोग आके बात कर रहे होंगे। इसका मतलब है ये अब इस वक्त एजेंडा पे आ रही है ये बात, आपने हेल्थ एंड कोई सेफ्टी। एक अमेरिकन सेफ्टी एसोसिएशन या जी, समथिंग जी, में, जी। वो क्या है? वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सेफ्टी अच्छा, प्रोफेशनल्स। सोसाइटी ऑफ जी, सेफ्टी जी, प्रोफेशनल। ये ग्लोबल सोसाइटी अमेरिका बेस्ड है और इसमें हज़ारों लोग हैं जो नेटवर्किंग में हैं। तो मैं इसके साथ एसोसिएट रहा, पाकिस्तान का चैप्टर फॉर्म किया, सेंसिटाइज किया इस इशू को, गवर्नमेंट कॉरिडोर्स में भी जाके बताया चीज़ों को। लेकिन होता ये है कि एक गवर्नमेंट थोड़ा ऑन करना शुरू करती है, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर ज़ीरो पे आ जाते हैं, फिर चल पड़ते हैं। जब हम मीटिंग करते हैं किसी मिनिस्ट्री में जाके, तो जब हम सेकंड फॉलोअप के लिए जाते हैं तो पता लगता है उस सेक्रेटरी साहब चेंज हो गए। तो ये गवर्नमेंट के साथ भी ये इशू है कि अभी तक उसको उस लेवल पे एजेंडा पे नहीं लाए जहाँ पे इसको मजीद आगे फॉरवर्ड करें। गवर्नमेंट के अलावा कभी आपका जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग साहब ने कहा कि जी, इंजीनियरिंग काउंसिल का मैं जी, उसके उसमें बैठता हूँ, या जिस तरह हमारे इन्वायरमेंटल साइंसेज है या दूसरे जो इससे रिलेटेड वो है, वहाँ पे कहीं आपने इन चीज़ों को सजेस्ट किया है कि जी इसको आप कोर्स का हिस्सा बनाए, जी, बच्चों को बिल्कुल, पढ़ाए, ये बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें है। बहुत जी, ज़रूरी जी, है। ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने 4 साल बॉटनी पढ़ी है लेकिन मुझे एक भी पौधे की समझ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने रट्टे लगाए, जी, हमने बेर कीकर को नहीं समझा, हमने केशिया अरेबिका और जिजिबस जुजुबा की स्पेलिंग रट्टे करते करते निकाली। जी, तो बच्चे भी जब मेरे पास में, चूंकि तकरीबन 16 साल एज डीजी पी रहा, जब जी, बच्चे आते हैं उनको प्रैक्टिकली कुछ इल्म नहीं है। यही बात है। वो कहते हैं जी प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, कंपास फलाना, लेकिन आप उससे कहें बेटा कभी ये चीजें देखी है तो नहीं, कुछ नहीं। भी पता नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि कुछ इदारे हैं, मसलन फायर का एक सेटअप है, यानी फायर की ट्रेनिंग का है, हम्म, एक स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, और इस टाइप के इदारे हैं, नेवटेक वाले कुछ कोशिश कर रहे हैं। हम्म, लेकिन उनके यहाँ भी अभी प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़रूरत है, और मैंने कोशिश की थी कि वो जितनी भी ट्रेड्स को पढ़ा रहे हों उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी लेकर आएँ, उसमें एक कोर्स मॉड्यूल जो छोटा सा उसका डालें। लेकिन अभी तक फोकस नहीं है ना, इसलिए वो भी नहीं करते इस पर। यूनिवर्सिटीज़ अभी तक इस पर नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी रिएक्टिव हैं। जब हायर एजुकेशन कमीशन उनको कहेगी तो वो कोर्स स्टार्ट करेंगे। फिर ये जो इदारे बने हुए हैं फायर के, स्किल डेवलपमेंट वगैरह, इसमें भी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट इदारों के ही हैं, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यूनिवर्सिटीज़ में भी जो लेक्चर दे रहे हैं वो भी, अगर उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाना पड़े तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोफेशनल जो फील्ड में काम कर चुके हैं उनको जब तक आप नहीं ला के उनसे लेक्चर दिलवाएंगे या उनसे वर्कशॉप्स करवाएंगे, उस वक्त तक नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। थैंक यू सुबानी साहब। मेरे तो इस सब्जेक्ट के बारे में जो थोड़ा बहुत इल्म था मैंने उसी के मुताबिक क्वेश्चन किए, लेकिन ज़ाहिर आप एक एक्सपर्ट हैं। जी, अगर मैं कोई सवाल नहीं कर सका हूँ तो आपके जी, जो नाजरीन को या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे, जी। तो आप वो चीज़ें बता दें जो कि मैं नहीं नहीं, पूछ सका ठीक मेरी है, लाइल्मी की वजह ठीक। से। चलिए, ये जो हमने बात की ना कि हेल्थ सेफ्टी की इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में नहीं है, तो क्यों नहीं समझी जाती? इसकी एक और वजह भी है कि जो एनवायरनमेंट रेगुलेशंस हैं, उसमें पाबंदी है कि कोई प्रोजेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी शुरू नहीं हो सकता। जी, यानी ईआईए, आईई जो है वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट होगी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनेगा, वो सबमिट होगा, उसके अगेंस्ट एनओसी इशू होगा, फिर आपका प्रोजेक्ट चलेगा। जी, लेकिन यही का यही तो हेल्थ एंड सेफ्टी में भी अप्लाई होना चाहिए ना, कि ठीक। वहाँ भी हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्क असेसमेंट हो, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स बने, सारी चीज़ें बताएं कि हमने वर्कर्स को किस तरह एजुकेट करना है, क्या हमारा निज़ाम होगा, सिस्टम होगा, जिसे हम मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और सबमिट करेंगे ये हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, और उस अप्रूवल के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो अच्छा, ये एक बड़ा फ़र्क है अच्छा जिसको। सुभान साहब, आपने जो बात की तो उसी से अब मेरे जहन में एक आ गया, क्योंकि मैं रिसेंटली, आजकल क्लाइमेट जी, चेंज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैं किसी उसके लिए क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट गाइडलाइंस पे काम कर रहा था। और वहाँ पे फिर मेरी तजवीज़ ये थी कि जब आप या यही करते हैं तो उसी में एक चैप्टर जो है ना उस प्रोजेक्ट की क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट ही रख दें। बिल्कुल ठीक है, तो आपकी इस बात को अगर हम स्पेसिफिक एक चैप्टर ही रख लें बिल्कुल हेल्थ एंड ठीक है, सेफ्टी रिस्क असेसमेंट के बिल्कुल हवाले ठीक है, से, बजाय कि बिल्कुल उसको ठीक, बाकी चीज़ों में डालें, जी, उसका एक अलग से सेक्शन हो या ये रिपोर्ट बहुत में। बहुत अच्छी बात तो है। एक तो ये कि कंसल्टेंट वैसे भी हायर करते हैं और वो कास्ट भी वही आता है, पब्लिक हियरिंग भी होती है। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी तजवीज़ हो सकती है बहुत कि अच्छी उसी तजवीज़ या है, ये में एक आप चैप्टर या एक सेक्शन बना दें बिल्कुल और ठीक है, स्पेसिफिकली उसको हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क बिल्कुल, असेसमेंट पे कि जी क्या रिस्क हैं,
क्या मिटिगेशन है, कैसे इम्प्लीमेंट होगी और कौन इम्प्लीमेंट करेगा? बहुत अच्छी तजवीज़ है। अब देखें, आप आपका चूँकि नेटवर्किंग है, आप इसको रेज़ कर सकते हैं इस इशू को कि हेल्थ एंड सेफ्टी को उसका पार्ट बना लें, तो उसी सिस्टम में बहुत थोड़ी कॉस्ट के बाद आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सुबहानी साहब फॉर योर टाइम। बहुत मज़ा आया आपसे बात बहुत करके। शुक्रिया। और मैं आप लोगों का जो लोग इस चीज़ को देखेंगे, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये हमारी एक एफर्ट है, इसका कोई और मकसद नहीं है, न किसी की बिजनेस को आगे बढ़ाना है, न किसी की। यही है कि इस मुल्क में जो लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, जो निगलेक्टेड सब्जेक्ट है, जिनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, जिसकी निगलेजेंस की वजह से हज़ारों लाखों लोगों की जानें जाती हैं, उनके ख़ानदानों पे जो गुज़रती है, तो अगर इसमें हम थोड़ा सा भी अपना हिस्सा डाल सके तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस होगी। इसको अपने अपने फेसबुक पेज पे पब्लिश करेंगे। आप कमेंट्स दें, आगे कोई सजेशन दें, कोई आप मज़ीद पूछते हैं तो हम कमेंट्स के थ्रू आपको मज़ीद मालूमात आपके साथ पेज पे शेयर करेंगे। हम सुबहानी साहब से पूछेंगे, कहीं और से पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच सुबहानी साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।